गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। ठीक है ना, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ गैसेस के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्लो, बहना। ठीक है ना, गैसेस का बहना। ठीक है, गैसेस किस रेट से फ्लो करती है, ठीक है, उसके बारे में इस लॉ में बताया गया। ठीक है, और गैसेस का फ्लो करना उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और डेंसिटी आप बच्चों जानते हो कि मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो इसके बारे में ग्राहम्स ने गैसेस किस तरह से फ्लो करती है या डिफ्यूज करती है उसके बारे में ग्राहम ने लॉ दिया था। ग्राहम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक लॉ दिया था। बच्चों, डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मतलब एक ही होता है। ठीक है, डिफ्यूजन भी लिख सकता है वो, इफ्यूजन भी लिख सकता है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राहम्स ने गैसेस के डिफ्यूजन के बारे में क्या लॉ दिया था। तो बच्चों, उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, at constant pressure and temperature, the rate of diffusion, ठीक है, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density। ठीक है ना, यानी कि किसी भी गैस का डिफ्यूज होना या उसका बहना उसकी डेंसिटी के क्या होगा, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक रिलेशन आ गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज न्यूमेरिकल में भी किया जाता है बच्चों। ठीक है, वो किससे से किया जाएगा देखिए आप। अगर मान लो दो गैसेज हैं, टू गैसेज हैं, ठीक है ना, और दोनों गैसेस की डेंसिटी D1 एंड D2 है। तो बच्चों, जब डेंसिटी D1 और D2 है तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगा, R1 एंड R2। ठीक है, कोई गैस है जिसकी डेंसिटी D1 है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, R1। और कोई गैस है जिसका डेंसिटी D2 है, ठीक है ना, तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, R2। क्योंकि जब डेंसिटी अलग अलग है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी अलग ही अलग होगा। तो रिलेशन आ जाता है बच्चों आपकी R1 अपॉन R2 इक्वल स्क्वायर रूट D2 अपॉन D1। ये रिलेशन आता है। तो इस तरह से इन पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, वो आप क्या करेगा, डेंसिटी अलग अलग गैसेस की अलग अलग दे देगा, तो वो आपसे पूछ लेगा कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस। ठीक है ना, या रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस। इससे से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या है, मास पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, डेंसिटी क्या है आपकी, करती है मास पर डिपेंड करती है आपकी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपकी, देखो, मास का होता है आपकी V रो होता है। V रो होता है कि नहीं रो होता है, यानी कि V मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास। ठीक है, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास। तो यहां एक रिलेशन आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। D2 के प्रोपोर्शनल में कौन है, M2 है। D1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में M1 है। तो बच्चों, एक रिलेशन ये भी आ जाता है आपकी। ठीक है ना, तो M2 अपॉन M1। ठीक है, अगर मान लो किसी टू गैसेस का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और वो आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो पूछना चाहता है, तो हम ये वाला और ये वाला रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि R1 अपॉन R2 इक्वल स्क्वायर रूट M2 अपॉन M1। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है तो ये यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो ये करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, जैसे उसने दे दिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकालिए।
तो बच्चों ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पता है ना बच्चों आपको, 32 होता है। O2 का 32 ऊपर कर दिया, मान लो नीचे कर दिया हाइड्रोजन का 2, ठीक है। तो 2 30 कितना 16 4/1, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास जरूरी कि मॉलिक्यूलर मास दे, वो आपको गैसेस का नेम दे देगा। O2 और H2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालिए, तो आप यहां पर वो रख सकते हो और रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इससे से ये फॉर्मूला हमारे काफी हेल्पफुल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि घुमा फिरा करके बनते हो, बहुत ही सिंपल, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एक तो ये हुआ आपका, ठीक है, ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग। एक फॉर्मूला और है बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को भी हम किससे से डिफाइन कर सकते हैं कि गिवन टाइम में किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है, कितना वॉल्यूम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह कितना वॉल्यूम उस गैस का डिफ्यूज हुआ है, ठीक है, गिवन टाइम में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों। तो एक ये फॉर्मूला भी आपकी इस तरह से है। आगे इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। वो ये है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कंपैरिजन ऑफ टाइम्स टेकन फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस, ठीक है। यानी कि गैसेस का वॉल्यूम तो सेम है, गैसेस का वॉल्यूम जो डिफ्यूज हुआ है वो सेम क्वांटिटी में हुआ है, लेकिन हमें टाइम उसने अलग अलग लिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें मालूम करना है। तो कंपैरिजन ऑफ टाइम्स टेकन फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस, ठीक है, तो वो हमें स्टडी करना है। तो लेट द टाइम्स ऑफ डिफ्यूजन फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस बी T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेम वॉल्यूम गैसेस को डिफ्यूज होने में मान लो T1 और T2 टाइम लगा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, R1 क्या हुआ, R1 इक्वल होगा V अपॉन T1 होगा, ओके, अपॉन का ये साइन लगा दिया। R2 क्या हुआ, V अपॉन T2, क्योंकि दोनों गैसेस का वॉल्यूम तो सेम डिफ्यूज हो रहा है, लेकिन उनको टाइम अलग अलग लग रहा है, ठीक है। ये रिलेशन आ गया आपके। तो क्या हो जाएगा बच्चों, V से V कट हो जाएगा, तो T2 पर पहुंच जाएगा, T1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, R1 अपॉन R2 इक्वल क्या होगा, T2 अपॉन T1, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V से V कट हो जाएगा, T2 ऊपर पहुंच जाएगा और T1 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, T2 अपॉन T1, ठीक है ना, इससे से आ जाएगा, ओके। R1 अपॉन R2 तो पता ही है आपको, D2 अपॉन D1 होता है, और मास के रेस्पेक्टिव में निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो M2 अपॉन M1 होता है बच्चों, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये इस तरह से रिलेशन आ गया R1 अपॉन R2 का। टाइम के रिस्पेक्ट में डेंसिटी और मास के में तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, जब डेंसिटी जो आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इसके इक्वल है, तो T2 अपॉन T1 भी आपके इसके इक्वल होगा बच्चों, है इससे से होगा। तो बच्चों क्या है ये, यानी कि जब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 इक्वल R1 अपॉन R2 इक्वल क्या है, T2 अपॉन T1 आ रहा है, ठीक है। तो और T2 अपॉन T1 इक्वल ये भी हो रहा है, तो इट मींस हम क्या है, डायरेक्टली इसका रिलेशन भी तो निकाल सकते हैं, T2 अपॉन T1 इक्वल स्क्वायर रूट T2 अपॉन D1 एंड स्क्वायर रूट M2 अपॉन M1। तो ये देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी इससे से ये आ जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी टू गैसेस का मॉलिक्यूलर मास दे रखे हैं, तो हम वो कितने टाइम में डिफ्यूज होंगे, उनका जो वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज होगा, वो हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेंसिटी दे रखी है टू डिफरेंट गैसेस की, तो भी हम उनका सेम वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज होता है उसका रेशियो हम मालूम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे किस केस में आ रहे हैं आपके, जब वॉल्यूम सेम हो, दो गैसेस का वॉल्यूम सेम हो
और टाइम उनका अलग अलग हो तो उनका रेशियो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले कंडीशन में हमने क्या किया, वॉल्यूम को सेम किया, टाइम निकाला हमने। अब हम क्या करेंगे, टाइम को सेम करेंगे और वॉल्यूम को डिफरेंट रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस द डिफ्यूज इन सेम टाइम्स। अब हम वॉल्यूम का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सेम टाइम में, एक गिवन टाइम में दो गैसेस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होता है, ठीक है, उसका रेशियो मालूम करेंगे। तो लेट V1 and V2 be the volume of two gases that diffuse in the same time t। ठीक है ना, V1 and V2 be the volume of two gases that diffuse in the same time t। तो then डिफ्यूजन रेट R1 अपॉन R2 इक्वल क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T अपॉन V2 अपॉन T। ठीक है ना, वॉल्यूम डिफरेंट हो गया, टाइम सेम है। सॉल्व करेंगे बच्चों तो T से T कट हो जाएगा क्योंकि टाइम सेम है, तो क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2। ठीक है, इससे से आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैसेस R1 अपॉन R2 इक्वल क्या हो गया, V1 अपॉन V2। अगर मान लो टू गैसेस का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, तो सेम टाइम्स में वो कितना डिफ्यूज होंगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, जब R1 इक्वल V1 अपॉन V2 है तो V1 इक्वल टू भी आपकी क्या D2 अपॉन D1 और M2 इक्वल M2 अपॉन M1 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि R1 अपॉन R2 जब D2 अपॉन D1 और स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 की इक्वल है तो V1 अपॉन V2 भी इनकी इक्वल होगा। ठीक है, तो किसी भी टू गैसेस का मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो हम उनका कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है वो हम इन फॉर्मूले से दिखा सकते हैं। अगर डेंसिटी गिवन है तो भी हम उनके वॉल्यूम का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए बच्चों, हमने क्या किया था, रेट ऑफ डिफ्यूजन में टेम्परेचर और प्रेशर को हमने क्या किया था, कांस्टेंट किया था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो देन रेट ऑफ डिफ्यूजन मे बी टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जब हम प्रेशर को कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर के। ठीक है, और एक ये तो जानती हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आपके मोलर मास के स्क्वायर रूट, मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगी आपके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों गैसेस, दोनों इक्वेशंस को हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्रेशर की हो गई और स्क्वायर रूट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मास की। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक कॉमन फॉर्मूला। अगर मान लो हमें टू डिफरेंट गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है तो क्या होगा, P1, ठीक है, P1 स्क्वायर रूट M1, ठीक है, नीचे P2 तो स्क्वायर रूट M2, यानी कि इससे फॉर्मूला आपके डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो टू गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हम डिफरेंट प्रेशर पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों इसके थ्रू। ठीक है बेटा आपकी, तो ये फॉर्मूला में लर्न होना चाहिए। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, मान लो रेट ऑफ पासिंग आउट ए गैस थ्रू एन ऑरिफाइस। ठीक है ना, कोई सिलेंडर है जिसमें हमने छेद कर दिया है, होल कर दिया है, अब उस होल में से जो गैस पास हो रही है उसका रेट क्या है वो निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो है आपके R इक्वल, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल प्रेशर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए ऑरिफाइस R अंडर रूट 2 पाई RTM। R यहां पर क्या है बच्चों, आपकी गैस कांस्टेंट है और T है आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और M है यहां पर आपकी मोलर मास ऑफ द गैस है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है अगर हम किसी भी सिलेंडर के होल में से या छेद में से अगर किसी गैस को पास करते हैं तो वो कितनी रेट से पास होती है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपकी ग्राहम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन। ठीक है ना, और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।